मित्रों नमस्कार। इस समय हमारी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जो पिछले सत्र की तरह ही लगातार हंगामे के भेंट चढ़ रहा है और हमारा विपक्ष सरकार का खूब विरोध कर रहा है। इस बात का रील बनाने में लगा रहता है, क्योंकि संसद सत्र का सर्वाधिक इस्तेमाल बहस करने, सवाल पूछने और संसद में जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए होता है। और इस काम में हमारी संसद के जनप्रतिनिधि नाकाम रहे हैं। अब इसको सत्ता पक्ष विपक्ष चाहे जिसको आप दोष दे सकते हैं और अपनी दलगत आस्था और व्यक्तिगत भक्ति के आधार पर भी आप इसका निर्णय कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें तो सत्य हैं जिसका विश्लेषण किया ही जाना चाहिए कि सच में क्या संसद प्रांगण और संसद का इस्तेमाल केवल रील बनाने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में तथ्यात्मक और तार्किक बातों के साथ संसद में हमारे सांसद क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, तथ्यों और तर्कों पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि इसके बगैर अगर संसद में आप आते हैं तो वास्तव में आप टिक नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तथ्यों तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए आपका भाषा पर अधिकार भी होना चाहिए। और भारत में अगर बड़े श्रोता समूह या यूं कहें दर्शकों तक या अपनी रील को मिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक मात्र ही भाषा है, वह है हिंदी। मतलब हिंदी में ही अच्छे से आपको बोलना पड़ेगा। बाकी भाषाएं कमतर हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीच और आपकी बात कहाँ तक पहुँचनी है और कितनों तक पहुँचनी है, इसका अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संवाद का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हों, समझते हों, देखते हों, उसमें संवाद करते हैं। अब यह राजनीतिक वजहों से जो भाषाई एजेंडा और जो गुंडागर्दी वह भी रील बनाने के लिए ही होती है, जो चल रहा है उसको अगर आप सच मान रहे हैं तो यकीन मानिए राजनीतिक तौर पर आप एक असफल व्यक्ति हैं। अब सोचिए, संसद में आपको पर्याप्त समय मिलता है, आप चाहे जिस पार्टी को हों, उसकी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें समय अलॉट किया जाता है। उसमें आप कितने अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकते हैं, उसमें हास्य, व्यंग और चातुर्य की बेहद आवश्यकता होती है। और आप अपनी भाषा शैली और अपने बोलने के तरीके से पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। और जब हमारे नेताओं में वह सामर्थ्य नहीं होती है तब वह दूसरे बकवास करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संसद में जब उनको बोलना होगा और उन्हें वह अवसर मिलेगा तब वह उतने अच्छे ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। सोचिए, हमारे जो बहुत सारे नेता हैं जो अभी युवा हैं, बड़े बड़े कुल खानदान से आते हैं, उनका भाषा पर कितना अधिकार है और वो कितनी देर भाषण दे सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप भी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर आप भी यूज करिए और कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ढंग से बोलिए अपने जातीय धार्मिक समूह को जिसका आप नेता होने का दावा करते हैं। और जो जातियां आपको, पार्टी को और आपको अपना नेता मानती हैं, कम से कम उनसे भी तो ढंग से संवाद करिए कि आखिर उनको आप बनाना क्या चाहते हैं। लेकिन आप तो कोई ढंग की बात कह ही नहीं पा रहे हैं। संसद का जो मंच आपको मिलता है उसमें सोचिए, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर आप लाइव होते हैं और इतिहास का हिस्सा बनते हैं। आप जो भी बात कहते हैं वह ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में, एक अभिलेख के रूप में संसद की प्रक्रिया दर्ज होती है। आपका कुछ भी कहा गया, चाय और नुक्कड़ की दुकानों पर जो बहस आम लोगों की होती है वह बहस वह नहीं होती है। संसद में किया गया हर एक व्यवहार और बात प्रतिदिन इतिहास में दर्ज होता है।
तो आप इतिहास में दर्ज होने के मौके निरंतर गंवा रहे हैं। अब आते हैं बिहार के ऊपर। लगातार हंगामा मच रहा है कि चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब जो मतदाता सूची है उसको लेकर जो सुधार कर रहा है, रोज हंगामा होता है। और हमारे तमाम यूट्यूबर, समर्थक और विरोध दोनों वाले तरह तरह के वीडियो ला रहे हैं। आप समर्थन में भी 2-3 लोगों को प्लान करके वीडियो बना सकते हैं और विरोध में भी ला सकते हैं, क्योंकि जब लाखों और करोड़ की संख्या में लोग शामिल हो जिस प्रक्रिया में, उसमें 100, 200, 500 लोग नाराज न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर बताइए, अगर आप यह तर्क दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है, भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल लगना चाहिए इसमें, तो आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किसी खास जगह का आपको पिछले 6 महीने से निवास करना होता है। उसके बाद आप वहाँ पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। यदि आप चाहें, कोई ज़बरदस्ती आपका नाम दर्ज नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जब बीएलओ लेवल पर, मतलब बूथ लेवल पर यह रिवीजन हो रहा होता है, तो उसके साथ हर पार्टी का एजेंट भी होता है जिसे बीएलए कहते हैं। इसमें भाजपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस या दूसरे जो भी दल हैं, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके विरोध करने से क्या यह भाव नहीं जा रहा है कि ये जो नाम कट रहे हैं ये इन्हीं लोगों के नाम हैं? और सोचिए, जिन लोगों के नाम कट रहे होंगे वो भी तो विरोध में आएंगे, तो एक बड़ी संख्या में लोग विरोध करने सड़कों पे उतर जाएंगे अगर उनके नाम कटे होंगे। बात सही है, क्योंकि चुनाव आयोग प्रतिदिन डेटा अपडेट कर रहा है। जैसे अभी तक के जो आंकड़े आए कि 51 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, अब आ रहा है कुछ दिन पहले क्या संख्या 61 लाख हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 15 से 20 साल पहले वो लोग मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। अब वो अभी तक नहीं काटे गए हैं। ऐसे में अगर वो नाम काटे जा रहे हैं तो भला कौन सी दिक्कत हो सकती है? और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या वह यह मान रहे हैं कि उनका मतदाता ये फर्जी आंकड़ों वाला था? और उसके बाद एक बात और भी साबित होती, क्या उनके कार्यकर्ता इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि जो तय वक्त उन्हें दिया जा रहा है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, आप अगर छूट गए हैं, तो 1 महीने में आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, पुनः फॉर्म भर सकते हैं कि मेरा नाम छूट गया है, इसे शामिल किया जाए। तो जो बाकी पार्टियों के लोग हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल कर पाएंगे। और जितने भी दल हैं, क्या बूथ लेवल पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है? इसका मतलब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है कि अपने मतदाता तक वो जा पाएं। अगर उनके मतदाता छूट रहे हैं तो ये अभी आपको 1 अगस्त से लेके अगस्त अंतिम तक आप जो लोग छूट गए हैं वो पुनः अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो बूथ लेवल पर जो भी पार्टी है, जिनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके मतदाता छूट गए हैं, उनका नाम शामिल करवा लें। और पहले हमारे पास इस तरह की तकनीक नहीं थी। अब हमारे पास आसानी से डिजिटली चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐप है, स्कैन करने की चीज़ें हैं। 20 से 25 साल पहले वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो जो काम पहले 1-2 साल में होता था, वह काम अब 1-2 महीने में बड़ी आसानी से हो सकता है। और जो उसमें कमियाँ रह गई होंगी, तो हमारी जो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, पत्रकार हैं, मीडिया है, वो बताएं कि इसको सही कैसे किया जाए, फलाने का नाम छूट गया, उसको करेक्ट कैसे किया जाए। 1-2 खबरों को लाकर मीडिया में चलाना, बताना कि देखो ये गड़बड़ी हो रही है, मतलब 1-2 लोगों को पूरा चुनावी प्रक्रिया और पूरे संशोधन में यह खामी है के तौर पे बताना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आगे भी एक बात आती है कि ऐसे लोग जिस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, वह दूसरे मतदाता समूह को जो आपका विरोध करता है, वास्तव में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आपने इस पर गौर किया है? जैसे हमारे राहुल भैया हैं, अखिलेश भैया हैं, तेज प्रताप भाई हैं,
तो ये लोग जाने अनजाने में एक बड़े मतदाता समूह को अपने खिलाफ क्या नहीं खड़ा कर दे रहे हैं। जैसे जो एनडीए अलायंस है, मतलब बीजेपी अलायंस है, उसके पक्ष में आप हिंदू लामबंदी जाने अनजाने में कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है? क्योंकि आप हर वक्त मुस्लिम समर्थक दिखाई देने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि यह संभव नहीं है। दिखना अलग बात है और होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेजर वोट बैंक है वो हिंदू वोट बैंक है, ये फैक्ट है। इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सरकार तभी बनेगी जब हिंदू आपको वोट देंगे। लेकिन ये जो सारी आपकी विरोध की रणनीति होती है और जो आपकी प्रक्रिया है विरोध करने की, और जो आप दिखते हैं, उसमें आप हिंदू विरोधी लगातार दिख रहे हैं। जैसे धार्मिक प्रतीकों को देखिए, मान्यताओं को देखिए, आपके स्टेटमेंट देखिए, आप कैसी हरकत कर रहे हैं। तो एक बड़ा जन समूह जो बड़ा मतदाता है, उसी के वोट से हार जीत होगी। आप एक माइनॉरिटी वोट बैंक से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन एक वोट बैंक, फिक्स वोट बैंक आपको मिल जाता है, और इस फिक्स वोट बैंक के आधार पर आप एक दो राज्यों में ही सिमट कर रह जाएंगे भविष्य में, और संसद की राजनीति के लिए आप उपयुक्त नहीं रह जाएंगे। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं? जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा लगातार हिंदू विरोधी होता जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति से आपको बचने की आवश्यकता है। यह एक बेमागी सलाह है, इस पे आप गौर करिए। और भारतीय राजनीति को दशा और दिशा आप राजनेता ही देंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आपको अध्ययन करना है, चिंतनशील होना है, धैर्य रखना है, बहस की प्रक्रियाओं में शामिल होना है, और ये फोटो, वीडियो और रील के चक्कर से मुक्त होइए, क्योंकि संसद से बड़ा मंच कहीं नहीं है, और आप सांसद विधायक बनते ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसे में राष्ट्र हित में कदम उठाइए, और वो जाति, धर्म और इसकी जो बकवास बातें हैं उससे पार पाइए। उससे पार पाने के लिए आपको पहले तो निष्पक्ष होना पड़ेगा। इससे पार पाने के लिए किसी एक पक्ष में झुक कर आप पार नहीं पा सकते हैं, और हिंदू विरोधी दिखकर तो आप बिल्कुल भी नहीं। तो इसी सलाह और मशवरे के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।